Hello students, welcome to our first year class of differential calculus। हम लोग अभी तक जो है कर्वेचर वाला चैप्टर चला रहे थे और उसी में थोड़े से दो कंसेप्ट और बचे हैं और उस कंसेप्ट के बाद जो है कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम बात करेंगे इसके। तो आप लोग ज़रा देखें कि अभी न्यूटन्स मेथड हमने पिछले टर्न पे करा था, उसके आगे की जो चीज़ है वो ये है कि साहब वक्रता त्रिज्या निकालना, रो की वैल्यू निकालना जब आपको इक्वेशन ऑफ द कर्व जो है पोलर फॉर्म में दी हुई हो तब आपको क्या करना है। तो देखें इसको किस तरीके से हमने करने की कोशिश की है इसमें कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0x² बाई 2y, ये तो वैल्यू आपको पता ही है होती है न्यूटन्स मेथड से, ये वाली, ठीक है। तो इसको हमने क्या करा, x की जगह r cos थीटा सब्स्टिट्यूट करा। यहाँ पे x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करा, r cos थीटा। तो r cos थीटा जिस समय हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होता है कि ये वैल्यू जो है r² cos² थीटा ऊपर बन जाती है और नीचे क्योंकि 2y है तो y की जगह आ जाएगा 2r sin थीटा, ठीक है। तो क्या होगा अल्टीमेटली r जो है r² बाई 2r, तो ये रह जाएगा cos² थीटा अपॉन साइन थीटा आने से इसमें क्या होगा कि आगे 1/थीटा बचा रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा है, ठीक है। तो इसको अब जब हम लिमिट लेंगे थीटा टेंडिंग टू 0 तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा आ जाएगी, tan थीटा की जगह, ठीक है। तो इसको क्या करा अपन ने, रो इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 पे जब लिमिट लेंगे तो r अपॉन क्या बचा रह जाएगा, 2 थीटा, r से r कैंसिल हो जाएगा, cos² थीटा अपॉन साइन थीटा की जगह जो है अपन क्या रख देंगे 1/थीटा, ठीक है। तो ये जो है आपके पास एक फिर से एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, ये रो की वैल्यू जब पोलर फॉर्म में आपको दिया हुआ हो इक्वेशन कर्व का। उसके बाद आता है नेक्स्ट कर्वेचर ऑफ सर्कल। सर्कल का क्या कर्वेचर होता है वो वाला कंसेप्ट अपन देखेंगे यहाँ पे। तो ये फिगर बनाया हुआ है इसमें, इसको आप ध्यान से देखें कि फिगर क्या है। सिद्ध करना कि वक्र के किसी वृत्त पर वक्रता अचर होती है, मतलब जो वक्रता की वैल्यू आती है सर्कल के लिए वो हमेशा एक कांस्टेंट होती है, ये देखना। तो आप देखें इस फिगर में क्या है, इस फिगर में एक सर्कल दे रखा है ये वाला, इसके किसी बिंदु P और Q के बारे में बात की जा रही है। P पर एक टेंजेंट खींची वो थी ST और Q पर जो अपन ने एक टेंजेंट खींची वो थी S', ठीक है साहब। जो इस टेंजेंट ने यानी ST टेंजेंट ने जो एंगल बनाया वो था साई और S', ने जो एंगल बनाया वो था साई प्लस डेल्टा साई। तो सिंपल ज्योमेट्री से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल आएगा आपका, पहले भी अपन कर चुके हैं, ये एंगल कितना हो जाएगा, डेल्टा साई, ठीक है सर। उसके बाद हमने क्या करा, P बिंदु पर परपेंडिकुलर डाला, ये वाला आ गया, और Q बिंदु पर परपेंडिकुलर डाला, वो ये वाला आ गया। तो किस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं अल्टीमेटली आकर के, C पॉइंट पे। तो फिर से अपन ज्योमेट्री यूज करेंगे, तो जब ये वाला एंगल डेल्टा साई होगा, कौन सा वाला, ये वाला एंगल जब डेल्टा साई होगा तो ये अंदर वाला एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा साई। यानी एंगल जो मैं नाम ले रहा हूँ उसको ध्यान दें आप, QSP, ये वाला एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, डेल्टा साई। फिर अब ये जब सारे एंगल इसमें लोकेट कर लिए अपन ने, तो उसके बाद अपना क्या काम रहा कि चाप PQ कौन सा है, इतना टुकड़ा, अपॉन CP कौन सा चाप है, ये वाला, ये CP, ये चाप अपॉन त्रिज्या बराबर क्या आता है, एंगल PCQ। चाप अपॉन त्रिज्या की वैल्यू क्या आती है, एंगल PCQ। और चाप PQ कितना है वो देखें आप, चाप PQ कितना है, डेल्टा S, क्योंकि P से Q तक जाने के लिए हमने क्या एक्सटेंशन दिया था, डेल्टा S। और CP कितना है, सर्कल की त्रिज्या वो है R, और एंगल PCQ कितना है, डेल्टा साई। बस हो गया काम। अब हमको किस फॉर्म में जमाना है, डेल्टा साई अपॉन डेल्टा S, इसकी वैल्यू आ गई 1/R। और जैसे ही अपन लिमिट Q टेंडिंग टू P, यानी Q पॉइंट जब P की तरफ बढ़ना शुरू होता है तो लिमिट लेते हैं, तो ये जो डेल्टा साई बाई डेल्टा S बन जाता है D साई बाई DS, इसकी वैल्यू आ जाती है 1/R। तो 1/R आने से क्या हो गया, क्योंकि R फिक्स है, किसी सर्कल की बात कर रहे हैं तो R की वैल्यू फिक्स है, तो D साई बाई DR क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। और फिर
ये तो हमने ये प्रूव करना था कि टू प्रूव दैट द कर्वेचर ऑफ अ सर्कल एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट आ गया। अब इससे हमारे निष्कर्ष क्या निकला वो देखें आप। निष्कर्ष ये निकला था कि जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती है वैसे वैसे वक्रता त्रिज्या 1/r घटती जाती है। सीधी बात है। इसका बहुत बढ़िया इम्प्लीकेशन आप ये देखें, क्या इसका एक्सप्लेनेशन है, वो ये है कि जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती जाती है, अगर वृत्त की त्रिज्या बढ़ाएंगे तो वृत्त बढ़ेगा, वृत्त बड़ा होता जाएगा, और जब वृत्त बड़ा होता जाएगा तो वक्रता उसकी कम होती जाएगी। अगर बहुत छोटा सा हमने वृत्त बनाया है तो उसका कर्व जो है शार्प होगा, और यही अगर एक ओवल ग्राउंड की तरह अपन ने वृत्त बना लिया, फुटबॉल ग्राउंड की तरह या ओवल ग्राउंड की तरह वृत्त बनाया बहुत बड़ा, तो उसका जो शार्पनेस होगी, जो इसकी गोलाई होगी ये वाली, वो गोलाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी शार्पनेस कम हो जाएगी। तो ये बहुत खास चीज़ है। और फिर वृत्त के किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या बराबर वृत्त की त्रिज्या, ये एक सेकंड चीज है, इसको भी ध्यान दे लो। तो ये दो कंसेप्ट इसमें अपन को ध्यान देने कि इससे तो क्या निष्कर्ष निकला वो, और ये डेरिवेशन सब बच्चों को अच्छे से करना, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है साहब। उसके बाद अपन जो है आगे चलते हैं। ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है, बस सिर्फ इसलिए लिया है कि थोड़ा सा अपन ये समझ लें कि आखिरकार एग्जाम्पल अगर इसके करते हैं तो उसमें क्या अप्रोच क्या रहती है। तो डायरेक्ट अधिकतर एग्जाम्पल जो है फॉर्मूला बेस्ड होंगे इसमें। तो ये क्या कहा गया इस एग्जाम्पल में, ये कहा गया कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कार्डियोइड, ये कार्डियोइड एक कर्व है, क्या क्या दे रखी है, a sin 1/3 साई माइनस π/2 इज रो। इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, रो। एंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द वर्टेक्स टू द पॉइंट इज s। तो क्या है इसकी चाप की वर्टेक्स की वहाँ तक लंबाई क्या है, छोटा वाला s। तो आपको प्रूव करना है ये आर्क की जो लेंथ है वर्टेक्स से लेकर के वर्टिसेस तक, ये है छोटा वाला s। प्रूव करना है s² + 9ρ² = 16a²। तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, जरा सा देखें अपन इसको जरा ध्यान से, तो बड़े आसानी से समझ में आएगा कि सबसे पहले जो है कार्डियोइड की दी हुई समीकरण का साई के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। यानी ये जो हमको समीकरण दे रखी है इसको क्या करेंगे, साई के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे। अब साई के रिस्पेक्ट में क्यों अवकलन करेंगे, वो सिर्फ इसलिए करेंगे कि हमको ds/d साई की वैल्यू चाहिए, और ds/d साई ही आपका क्या बनता है, रो। ठीक है। तो ये हमको s में एक्सप्रेशन दे रखा है, s और साई में, यानी इंट्रिंसिक इक्वेशन है। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन के लिए जब रो की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होती है, वो ds/d साई। तो सिंपल इसका जो है आपने डिफ्रेंशिएशन करके ये वैल्यू ले ली। ये वैल्यू लेने के बाद रो की वैल्यू ये होती है ds/d साई, तो ये लिख दिया अपन ने। ठीक है। ये लिखने के बाद आप क्या करो, ये जो LHS है इसकी ये वाली, इसको कैलकुलेट कर लो। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर की टर्म आएगी यहाँ पर, कॉस स्क्वायर की टर्म आएगी, और दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते ही जो क्या हो जाने वाला है इसमें, ये अंदर वाला फैक्टर जो है ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो s² + 9ρ² = 16a², ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल चीज़ है, ये सिंपल एग्जांपल है। और भी एग्जांपल अपन इसके बाद और भी एक डिस्कस करते हैं, वो ये वाला एग्जांपल है, देखें आप। ये एग्जांपल जो है मैं इसलिए ले रहा हूँ कि इसमें आपको कुछ चीज़ें अपने मन से याद रखनी पड़ेंगी, और इस एग्जांपल को बाकायदा आपको ध्यान में रख के ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये बिल्कुल प्रिपेयर्ड एग्जांपल नहीं है, तो ये ट्रिकी क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं लेता हूँ इसको। तो इसको आप देखें कि किस तरीके से ये किया गया है। तो ये कहता है यदि किसी वक्र की वक्रता त्रिज्या रो तथा tan phi = r dθ/dr है, तो सिद्ध कीजिए कि ये सिद्ध करना है ये। तो देखें क्या अप्रोच रखी गई इसमें। तो सबसे पहले तो एक चीज़ तुम्हारे को ये ध्यान होनी चाहिए, थीटा + फाई = साई। ये पिछले से पिछले टर्न पे जो मैंने एक फ़ोटो बनाई थी, एक फिगर ड्रॉ करा था, उसके अंदर ये चीज़ तुमको पेज नंबर 1 या 2 पे किसी बुक के कर्वेचर वाले चैप्टर में ये चीज़ मिल जाएगी। तो अब अप्रोच ये करनी है कि यहाँ तक पहुँचना है हमको, किस तरीके से पहुँचे। तो सबसे पहले बच्चों ये देखो, इसमें एक तो रो इन्वॉल्व हो रहा है सबसे पहले, और d∅/dθ इन्वॉल्व हो रहा है। बस इन दो चीज़ को पकड़ना आपको। तो जैसे ही मैं ये वाला एक्सप्रेशन लेता हूँ काम में, तो मेरे से दो चीज़ मेरी क्लियर हो जाती है, क्या कि एक तो फाई मेरे को इसमें रिलेशन में मिल रहा है,
और दूसरा मेरे को थीटा इस रिलेशन में मिल रहा है। एक तो ये चीज़ देख के ये काम में लिया, फिर मैं इसको थीटा के सापेक्ष क्यों डिफरेंशिएट करूं, ये मैं इसलिए करूंगा कि डी फाइव बाई डी थीटा मेरे को प्रूव करना वहाँ चाहिए मेरे को। तो इस वाले एक्सप्रेशन को मैंने क्या करा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, तो हो गया 1 प्लस डी फाइव बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी साई बाई डी थीटा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करा हमने, अब साइन फाई से गुणा करा दोनों जगह, तो साइन फाई से गुणा करने पे ये आ गया, और साइन फाई जो है इसकी वैल्यू आर डी थीटा बाई डी एस होती है, ये हमने वैल्यू रख दी यहाँ पे। तो देखें आप कितने फॉर्मूले एक साथ काम में आए इसमें, एक तो ये फॉर्मूला काम में आया, दूसरा साइन फाई से मन से गुणा करा, ये चीज़ इन्वॉल्व करनी है क्योंकि साइन फाई हमको चाहिए, साइन फाई कहीं एक्सप्रेशन में आ ही नहीं रहा, तो साइन फाई से गुणा करा, और साइन फाई से जब गुणा करा तो आर डी थीटा बाई डी एस इसकी वैल्यू को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करा। कहाँ सब्स्टिट्यूट करा, यहाँ सब्स्टिट्यूट करा। अब आपको क्या मिला, अब ये मिला साइन फाई 1 प्लस डी फाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर डी साई बाई डी एस। ठीक है, और डी साई बाई डी एस की वैल्यू क्या होती है, ये होती है साहब आपकी वैल्यू होती है ये रो के बराबर होती है, दिस इज रो। तो कितनी जगह मॉडिफिकेशन करना पड़ा, इसलिए मैं इस एग्जांपल को बहुत तवज्जो देता हूँ। अच्छा एग्जांपल है कि इसमें पहला एक्सप्रेशन तो आपने ये मर्जी से काम में लिया, दूसरा आपने स्टेप लिया अपना दिमाग लगा के साइन फाई इन्वॉल्व करना है, फिर साइन फाई जैसे इन्वॉल्व हो गया तो फिर आर डी थीटा बाई डी एस यहाँ रखा, किसको, साइन फाई को रखना हमने आर डी थीटा बाई डी एस, क्योंकि यहाँ साइन फाई चाहिए तो ये तो चाहिए यहाँ पर हमको प्रूफ है, और इस वाले साइन फाई को हटा दिया किससे, आर डी थीटा बाई डी एस से, और ये हटाने के बाद फिर हमने डी साई बाई डी एस को तो ऐसे ही रिटेन करा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल तो नहीं कहना चाहिए कि डेरिवेटिव निकाला तो डी थीटा न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो आर और साई वैल्यू किसकी है, साई है डी साई बाई डी एस वैल्यू किसकी है, 1 अपॉन रो की, तो ये 1 अपॉन रो रखा। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह सब बच्चे तैयार करेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है साहब, उसके बाद अपन चलें आगे, तो ये भी देखें अच्छा एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल सीधा जो है अपना फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम्पल है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट 3a/2 ऑन, ये कर्व क्या है, फोलियम कर्व दे रखा है, कर्व भी याद करते चलें। इस पॉइंट पर हमको 3a/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, किसके लिए, इसके लिए, फोलियम के लिए। तो बस सिंपल अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है तो आप एक बात ध्यान रखें कि आपको dy बाई डी एक्स भी निकालना पड़ेगा, आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये गिवन जो इक्वेशन है इसको आप x के सापेक्ष अवकलन करें, dy बाई डी एक्स निकाल लें। अब किस पॉइंट पर आपको कर्वेचर की वैल्यू चाहिए, वो पॉइंट है आपका 3a/2 एंड 3a/2, ये एक पॉइंट है। तो 3a/2 पे आपने क्या करना है, dy बाई डी एक्स एवेल्यूएट करना। तो dy बाई डी एक्स एवेल्यूएट करना वो आपके लिए मुश्किल नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। और 3a/2 पे जब आप इसको निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, अब 1 का पौने x के सापेक्ष, एक क्या है इक्वेशन, ये वाली, इसको फिर से आप x के सापेक्ष अवकलन करें, क्योंकि जो कर्वेचर का फॉर्मूला है उसमें आपको डबल डेरिवेटिव भी चाहिए होता है। तो डबल डेरिवेटिव चाहिए तो अपन इस तरीके से इसको डबल डेरिवेटिव निकाला। ये सिंपल है, ये सब आप कर लेंगे आराम से। और फिर x बराबर 3a/2 और y बराबर 3a/2, क्योंकि इस पॉइंट पे 2 पे आपको निकालना है x, तथा dy बाई डी एक्स -1 है। जब इसको हम एक्सप्रेशन में जो हमारे कर्वेचर का एक्सप्रेशन फॉर्मूला है 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो क्या हो गया साहब, 1 तो ये रहा, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ये रहा, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। कितनी वैल्यू आ रही है, -1, वो -1 का रख के स्क्वायर कर दिया। और पावर क्या लगानी होती है फॉर्मूले के हिसाब से, 3/2, और नीचे क्या आएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करा हुआ वो ये रहा, किस पॉइंट पे, 3a/2 पे, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, -32/3a। तो ये अपन ने -32/3a नीचे रखा और ये अल्टीमेटली ऊपर आ गया। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। तो ये 2 एग्जाम्पल बहुत अच्छे से करने, 3 एग्जाम्पल जो तुमको कराएं, इसी पे बेस्ड अगले आप जो है अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल और सॉल्व्ड एग्जाम्पल और देखने की कोशिश करें। अगले टर्न पर अपन जो है 2-4 एग्जाम्पल्स और देखेंगे इसके आगे के। ओके, थैंक्स।